नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के साथ हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो सिद्धांत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत या चॉम्स्की का भाषाई विकास सिद्धांत की बात आज हम लोग करेंगे। सिद्धांत को शुरू करने से पहले मित्रों, अनुरोध है आप लोगों से, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके सभी मित्रों तक ये बात पहुंच सके। आज हम लोग देखेंगे कि चॉम्स्की भाषा विकास के क्षेत्र में कितने अच्छे तरीके से भाषा को परिभाषित किया है और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। चूंकि वाइगोत्स्की महोदय ने भी भाषा को आधार मानते हुए उनका एक सिद्धांत आया था, जिस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो उसी के क्रम में आज हम लोग चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत की बात करेंगे और दोनों में अंतर भी देखा जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है, कि वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा का विकास किस तरीके से प्रस्तुत किया है, अर्थात उनके सिद्धांत का नाम तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास था, जिसमें उन्होंने भाषा पर बल दिया है। और चूंकि मैंने जीन पियाजे के साथ भी वाइगोत्स्की को जोड़ा था कि जीन पियाजे जो थे उन्होंने बताया कि बालक में जो विकास होते हैं वो उनके विचार के द्वारा विकास होता है, उनकी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विकास होता है। और वहीं पर मैंने बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जनक वाइगोत्स्की महोदय ने बताया था कि बालक में विकास की प्रक्रिया जो होती है भाषा से शुरू होती है, विचार से नहीं शुरू होती है। जिन पियाजे की विकास के सिद्धांत का खंडन भी किया था। तो उसी तरीके से जिस तरीके से वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करके यह बताने की कोशिश की कि बालक में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी के आधार पर नोआम चॉम्स्की, जिनका सिद्धांत भाषाई विकास सिद्धांत या भाषा विकास सिद्धांत पर आधारित है, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया है। हम लोग आगे देखते हैं। चूंकि आप सभी लोग चॉम्स्की से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, सबसे पहले हम चॉम्स्की के फोटो को दिखाता हूं आपके सामने कि चॉम्स्की जी है कौन। इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 में हुआ और इनका पूरा नाम है नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की महोदय ने भाषा विकास सिद्धांत पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, किस तरीके से बालक में भाषा का विकास होता है, भाषा का अर्थ क्या होता है और भाषा को कैसे परिभाषित किया जाएगा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का सिद्धांत क्या है, भाषा के बिंब क्या है, भाषा की विशेषता क्या है और भाषा के सिद्धांत के प्रकार क्या है, उन सब पर विस्तृत व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मित्रों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाषा का अर्थ होता क्या है। चूंकि स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, भाव का प्रस्तुतिकरण, विचारों का प्रस्तुतिकरण, भावनाओं का मौखिक अभिव्यक्ति, विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। यहां पर 2 शब्दों में लिखा हुआ है, विचारों एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति या अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। मित्रों, कहने का सेंस यह है कि जिस तरीके से हम अपनी भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझा लें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लें, वही भाषा कहलाती है। यह भाषा का अर्थ होता है। नोआम चॉम्स्की का मैंने एक सिद्धांत का मैंने आपको पढ़ने का एक क्रम बनाया है। तो देखिएगा, पहले हमने भाषा का अर्थ बताया, विचारों भावनाओं को अभिव्यक्त करना या आदान प्रदान करने की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। ये तो भाषा के अर्थ हुए। लेकिन यहां पर भाषा 2 प्रकार की होती है।
भाषा यहां पर दो प्रकार की होती है। पहली भाषा है संकुचित अर्थ और दूसरा जो है भाषा का व्यापक अर्थ। अभी की बात मैं नहीं कर रहा, आदिकाल से बात को आप ले लीजिए। आदिकाल से मित्रों, आदिकाल से वर्तमान समय तक भाषा का प्रयोग किया गया। कभी चिन्हों के माध्यम से, कभी प्रतीकों के माध्यम से, कभी भाषा के माध्यम से, कभी संकेतों के माध्यम से। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह कोई नई बात नहीं है। भाषा का प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है। कब से? आदिकाल से लेकर अब तक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा मित्रों, आदिवासी किस भाषा का प्रयोग करते हैं। एक कमांडो मूवी आई थी, अभी भी मूवी चली रही है, उसमें आप देखते होंगे कि आदिवासी जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। देखिएगा, बहुत मजा आएगा मित्रों। आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाने का तरीका है। जैसे वो देखिए आदिवासी कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसी आवाज निकाल करके अपने लोगों को इकट्ठा कर लेना। आवाज देते हैं कू, यह भी विचार भाव व्यक्त करने का तरीका है। आवाज के माध्यम से अलग अलग तरीके की आवाज निकाल करके, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके, संकेतों का प्रयोग करके। एक गदर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, और गदर मूवी में हीरो एक गाना गाता है, मैं निकला ओ गड्डी लेके एक मोड़ आया। तो आपने देखा होगा वहां पे मोड़ आया। मोड़ क्या है? संकेत है मित्रों। यह भी एक भाषा है। आप देखते हैं सड़कों के किनारे ऐसे चिन्ह बने होते हैं, वो क्या व्यक्त करता है? वो भाषा ही व्यक्त करता है। किसके माध्यम से? संकेत के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से। ये क्या है? एक प्रकार की भाषा है। मित्रों, उम्मीद है आप लोग को यह बात समझ में आ रही होगी कि भाषा किस तरीके से प्रस्तुत की गई। अपने विचार को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कभी संकेत के माध्यम से, कभी चिन्ह के माध्यम से, कभी प्रतीकों के माध्यम से, तो कभी भाषा के माध्यम से। और आदिकाल से अभी तक यह क्रियाएं चली आ रही हैं मित्रों, तो याद रखिएगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे भाषा। भाषा को देखिएगा, उसके अर्थ के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। पहली होगी भाषा का संकुचित अर्थ, पहला प्रकार, और दूसरा होगा भाषा का व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ का मतलब समझिएगा कि संकुचित अर्थ किसे कहते हैं। भाषा का संकुचित अर्थ किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मानव द्वारा बोली जाने वाली, मानव द्वारा बोली जाने वाली सार्थक ध्वनियां। कैसी ध्वनियां? सार्थक ध्वनियां, सार्थक ध्वनियां भाषा का संकुचित अर्थ प्रस्तुत करती हैं। मानव या मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली सार्थक ध्वनियां भाषा का संकुचित अर्थ प्रस्तुत करती हैं। जो मनुष्य भाषा बोलता है, अब यहां पर सार्थक शब्द लिखा है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो। जिसका अर्थ निकलता हो उसी को हम क्या बोलते हैं? भाषा का संकुचित अर्थ बोलते हैं। लेकिन यदि यह पूछ लिया जाए यहीं पर कि सर्वप्रमुख कौन सी भाषा होती है, तो सर्वप्रमुख संकुचित भाषा होती है। भाषा का जो संकुचित अर्थ होता है वही सर्वप्रमुख होता है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है। अब मेरी बात समझिएगा, भाषा का व्यापक अर्थ क्या होता है मित्रों? तो व्यापक अर्थ की बात हम करते हैं यहां पे। व्यापक अर्थ क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा व्यापक अर्थ की बात कर लेते हैं यहां पर। सबसे पहले आप लोगों ने कौन सी ध्वनि देखी थी? भाषा का संकुचित अर्थ। यहां पे संकुचित अर्थ देखा था,
संकुचित अर्थ, जिसमें मानव द्वारा बोली जाने वाली सार्थक ध्वनियां क्या कहलाती हैं? भाषा का संकुचित अर्थ कहलाती हैं। अगर हम लोग बात कर लें कि व्यापक अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ में क्या जोड़ देना है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। व्यापक अर्थ में दो चीज और जोड़ दीजिए। क्या? मनुष्य के साथ पशुओं की आवाज रेलगाड़ियों, अर्थात मनुष्य के साथ जब सबकी आवाज हम जोड़ देते हैं उसमें, तो वह कौन सी भाषा प्रस्तुत हो जाती, वो कौन सी भाषा कहलाएगा? वो भाषा का व्यापक अर्थ कहलाएगा, व्यापक अर्थ प्रस्तुत करने लगता है। व्यापक अर्थ का मतलब मनुष्य के साथ साथ पशुओं की आवाजों तथा रेल मार्ग के सांकेतिक चिन्हों का जब सार्थक प्रयोग होने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाषा का संकुचित अर्थ बोलते हैं। भाषा का संकुचित अर्थ कहलाता है, सॉरी व्यापक अर्थ कहलाता है। जब सार्थक ध्वनियां होगी केवल किसकी? मानव द्वारा, तो वो कहलाएगा संकुचित अर्थ। और जब मनुष्य के साथ साथ पशुओं और रेलगाड़ियों की आवाजों को जब हम जोड़ देते हैं और इनसे जो निकलने वाली सार्थक ध्वनि होती है, तो वह किसको प्रस्तुत करता है? व्यापक अर्थ को प्रस्तुत करता है। आप लोगों ने ट्रेन की आवाज सुनी होगी, बोले सुना है कि नहीं सुना है? छुक 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 छुक, आवाज सुना है? ये क्या, कौन सी भाषा है? आवाज के माध्यम से। और ये आवाज से पता चल जाता है कि ट्रेन जा रही है। बोले पता चलता है कि नहीं चलता है? पशुओं की आवाज, गाय का बछड़ा बाँ बोलता है कि नहीं बोलता है? बछड़ा बोलता है तो उसकी मां समझ जाती है कि मेरा बेटा बोल रहा है। तो मनुष्य के साथ साथ पशुओं की आवाज, रेलगाड़ियों की आवाज, बसों की आवाज से निकलने वाली ध्वनियां, कैसी ध्वनियां? सार्थक ध्वनियां क्या कहलाती हैं? भाषा के व्यापक अर्थ को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात इसी भाषा को हम क्या बोलते हैं? व्यापक अर्थ बोलते हैं। तो ये हमारी क्या थी? भाषा थी। और भाषा के अर्थ के आधार पर उनका हम लोगों ने प्रकार देखा। अब देखिएगा, हम लोग यहीं पे हैं अभी, ये दो प्रकार हमने आपको बताया। अब अगला देखिएगा, भाषा का अर्थ आपने देखा। अब हम लोग भाषा की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है भाषा की। तो और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मित्रों, यह भी ध्यान दीजिएगा। अरस्तु महोदय ने कहा कि मानव द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने हेतु, प्रयोग में लाया जाने वाला साधन भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा अरस्तु की, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखना है। स्वीट महोदय ने एक परिभाषा दिया। क्या दिया? विचारों का ध्वन्यात्मक प्रस्तुतिकरण ही भाषा कहलाती है। विचारों का ध्वन्यात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो ये दो परिभाषा आपको चोम्स्की महोदय का है। चोम्स्की महोदय के सिद्धांत में अरस्तु और स्वीट महोदय ने जो परिभाषा प्रस्तुत की है, इस परिभाषा को हम लोगों ने यहां पे देखा। उसके बाद चोम्स्की की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इन रचनाओं को भी देख लेते हैं। लैंग्वेज एंड माइंड इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। लैंग्वेज एंड माइंड, रिफ्लेक्शन ऑफ द लैंग्वेज दूसरा है। द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी तीसरी रचना है इनकी। और चौथी जेनरिक ग्रामर थ्योरी इनकी तीसरी रचना है। ध्यान दीजिएगा, ये चार रचना चोम्स्की महोदय की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इन सब में भाषा पर बल दिया गया है। भाषा को कैसे सीखा जाएगा, भाषा पर किस तरीके से कार्य किया गया है, इन सब पर दिया गया है। चूंकि सबसे ज्यादा इन्होंने बल अनुकरण पर दिया है और अनुकरण को ही सर्वाधिक माना था। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनकी ये रचनाएं हैं और ये दो मनोवैज्ञानिकों का क्या है? परिभाषा है। इन परिभाषाओं को हम लोग को ध्यान देना है। आप लोग नोट्स ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने स्लाइड बनाई है।
तो इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और ये परिभाषा भी याद हो जाएगी। तो मित्रों, यहां पर हम लोगों ने देखा, पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था, पहले यहां पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से पढ़ना है, कैसे बात करनी है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर भाषा विकास की अवस्था, और अवस्था पर हम लोग बात करेंगे। भाषा विकास की अवस्था, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भाषा विकास की अवस्था। यहां पर देखिएगा, भाषा विकास की जो अवस्था है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। भाषा विकास की पहली प्रारंभिक अवस्था होती है और दूसरा जो है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था होती है। दोनों का विभाजन किया गया और भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया मित्रों, और वास्तविक अवस्था को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहां पर हम देखेंगे कि भाषा विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है, इसमें पहली अवस्था होती है क्रंदन। यहां पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मित्रों, इसको ध्यान नहीं देना है। क्रंदन पहला है, दूसरा है बबलाना और तीसरा है हाव भाव। तो क्रंदन की जो प्रक्रिया होती है मित्रों, यह जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक होती है, अर्थात कई कई किताबों में 1 से 3 भी लिखा है, लेकिन यह जन्म से लेकर के 3 माह तक होती है। और देखिएगा, इस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। आपसे एग्जाम में सवाल क्या बनता है कि भाषा विकास की प्रथम अवस्था किसे कहते हैं, भाषा विकास की प्रथम अवस्था किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक लिखा हुआ है, यही प्रथम अवस्था होती है। और प्रथम अवस्था में पहला भाग कौन सा है, क्रंदन है, दूसरा बबलाना है, तीसरा हाव भाव है। तो ये 3 भाग है और क्रंदन की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रथम भाषा। पहला फैक्ट याद रखिएगा, प्रथम भाषा। बच्चा प्रथम भाषा के रूप में किसका प्रयोग करता है, तो क्रंदन का प्रयोग करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रंदन, इसमें पहली भाषा कौन सी है, तो क्रंदन प्रथम भाषा है। अब हम लोग बात करते हैं, क्रंदन का मतलब होता है बच्चों का रोना, बच्चों का मतलब गिलगिलाना, बच्चों को भूख लगने पर अपने भूख को प्रकट कर लेना। यह किसके अंतर्गत आता है, प्रथम भाषा के अंतर्गत आता है, जिसे आप क्रंदन बोलते हैं। अब देखिएगा, दूसरा है बबलाना। बबलाने का मतलब क्या है, बच्चा सबसे पहले स्वर बोलता है, उसके बाद व्यंजन बोलता है। बच्चा पहले क्या बोलता है, स्वर बोलता है, उसके बाद व्यंजन बोलता है। बबलाने की प्रक्रिया 3 माह से लेकर के 8 माह तक होती है। और आपको पता होगा कि बबलाने की प्रक्रिया में जैसे बच्चा स्वर बोलेगा तो आपको याद होगा आ, ऐसा बोलता है, स्वर निकल रहा है। ई मतलब वो स्वर बोलता नहीं है, उसके जो उच्चारण होते हैं उसमें सर्वप्रथम यदि पूछा जाए कि बच्चा सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करता है, तो पहले वो स्वर का करता है, फिर किसका करता है, व्यंजन का करता है। जब आ, ई, ऊ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है पहले शुरू में, तो सबसे पहले स्वर करेगा, उसके बाद किसका प्रयोग करता है मित्रों, व्यंजन का प्रयोग करता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद यहां पे बहुत सारी क्रियाएं करता है, उसको भी देखते हैं। अब जैसे देखिएगा, बबलाने की प्रक्रिया में हाथ पैर को ऊपर उठाना, और अब मैंने आप बताया था कि बच्चा आ, ई, ऊ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसमें बोल नहीं पाता है, भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे का, पा, चा, मा, 3 से 8 माह के बीच में बच्चा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। आप लोग देखते होंगे कि जो मम्मी पापा होते हैं लोग, जैसे बच्चा बोलता है पा, एकदम फूल के गुब्बारा हो जाते हैं पापा। मां खुश हो जाती है कि मेरा बेटा मुझे मां बोलने लगा। लेकिन आपको पता है, बच्चा पहले स्वर बोलता है, फिर व्यंजन बोलता है। तो का, मा, पा, चा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा तो किस माह में करेगा, वो 3 से 8 माह में। वह स्थिति क्या कहलाती है, बबलाना कहलाती है। बबलाता है बच्चा, हाथ पांव उठाना, किसी की तरफ जाने के लिए हाथ बढ़ाना, ये सब प्रक्रिया। जैसे बच्चे की मां बुलाती है बच्चे को, तो बच्चा हाथ उठा लेता है मां के पास जाने के लिए। तो यह प्रक्रिया कब होती है, 3 से 8 माह के बीच में होती है। तीसरी अवस्था जो है, जब अवस्था उसकी 9 से 12 माह की हो जाती है, तो उस अवस्था में बच्चा हाव भाव प्रकट करने लगता है।
हाव भाव प्रकट करने का मतलब, जैसे कोई बुलाएगा आजा बेटा आजा 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 आजा, तो बच्चा एकदम शरीर टाइट कर लेगा और अपने मां की तरफ ऐसे शर्मा जाएगा, मां से लिपट जाएगा। यह प्रक्रिया क्या दिखाती है? बच्चे की हाव भाव को प्रकट करती है। हम बच्चे को बुलाते हैं आजा आजा आजा, बच्चा आ रहा है, फिर मैं उसको आंख दिखाता हूं, नहीं आओगे तो मारूंगा, बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा पसंद भी दिखाने लगता है। किस अवस्था में? 9 से 12 माह में। अर्थात ये सब जो है क्या प्रस्तुत करता है? यह सब जो है दिखाता है कि बच्चा किस तरीके से अपने हाव भाव को प्रस्तुत कर रहा है। वो किसी अनजान व्यक्ति को देख करके रोने लगना, अपनी मां को देख करके खिलखिला के हंसने लगना, जैसी क्रिया बच्चा किस अवस्था में करता है? जब बच्चा 9 से 12 माह का होता है। तो याद रखिएगा, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था 3 भागों में, पहला क्रंदन, दूसरा बबलाना, तीसरा हाव भाव। और प्रथम भाषा क्रंदन को कहते हैं, रोने चिल्लाने जैसी क्रिया को प्रथम भाषा बोलते हैं। बबलाना मतलब स्वर और व्यंजन, हाव भाव मतलब हाव भाव प्रकट करना, बच्चा किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा, कैसे शर्माता है, कैसे मां से चिपक जाता है और किस तरीके से वो दिखाता है कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। यह क्रिया कब करता है बच्चा? जब वो 9 से 12 माह का होता है। अब देखिएगा, आकलन करना, यहां पे आकलन, शब्दकोश, भाषा विकास की वास्तविक अवस्था जिसे बोलते हैं, वाक्य पूर्ति और शब्द उच्चारण। ये तो मान लीजिए 2 अवस्था ऐसे हैं जो भाषा विकास में शुरू ही हो जाती है, लेकिन आकलन और शब्दकोश पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आकलन और शब्दकोश क्या कहता है। तो आकलन का सेंस यहां पे होता है मित्रों, दूसरों की गतिविधियों का आकलन करता है। कब करेगा? जब बबलाना, जब हाव भाव की स्थिति उसकी पूरी हो जाती है तो आकलन में आता है। वह आकलन करने लगता है, किसके पास हम जाएं किसके पास ना जाए, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमें थोड़ा घुमाएगा, कौन हमें डांटेगा, कौन मारेगा, इस तरह की क्रिया। जैसे आप देखते होंगे गांव में, घरों में, कि यदि हम दूसरे के बच्चे को खिलाते हैं और बच्चा थोड़ी सी बदमाशी करता है तो उसे एक थप्पड़ मारते हैं धीरे से, तुम मेरे ऊपर सुसु कर दिए, बोलो बहुत गंदे हो। बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती है। बच्चा फिर दोबारा आपके पास जाने से कतराएगा, नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने मां के पास रहूंगा। हाव भाव की स्थिति, बात मेरी समझ में आ रही है? तो यह बात होती है हाव भाव की। अब उसके बाद देखिएगा, शब्दकोश की बात हम लोग करते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के शब्दकोश के भंडार क्या होते हैं। शब्दकोश के भंडार से संबंधित मित्रों, हमने आपको यहां पर एक पीपीटी तैयार की है जिसके माध्यम से आप शब्दकोश का एकदम एग्जैक्ट डाटा समझ पाएंगे। थॉमसन एवं लिप्सिट के अनुसार जो शब्दकोश बनाए गए हैं, पहले लिखा है क्रम संख्या, दूसरे पर आयु और तीसरे पे शब्दकोश लिखा है। तो थॉमसन और लिप्सिट महोदय ने कहा कि जब बच्चा 18 माह का होता है तो 10 शब्द के भंडार होते हैं उसके। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो शब्दकोश की संख्या कितनी हो जाती है? 292 हो जाती है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, 2 वर्ष 6 माह का होता है तो शब्दकोशों की संख्या जो होती है 450 हो जाती है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है मित्रों तो 1000 शब्द हो जाते हैं। और जब बच्चा 3 वर्ष 6 माह का होता है तो 1200 शब्द हो जाते हैं। जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो 1600 शब्द हो जाते हैं। जब बच्चा 4 वर्ष 6 माह का हो जाता है तब 1900 शब्द हो जाते हैं। जब 8 वर्ष का होता है तो 2100 शब्द हो जाते हैं। और जब बच्चा 10 वर्ष का होता है तो 5000 शब्द हो जाते हैं। और जब 18 वर्ष का होता है तो 80,000 शब्द हो जाते हैं। ये अगर विभाजन पूछा जाए कि किसके द्वारा है तो थॉमसन एवं लिप्सिट महोदय के अनुसार था। इन्हीं के साथ साथ हम आपको एक डाटा और दे देते हैं स्मिथ के अनुसार। स्क्रीन पे आपके सामने स्मिथ का भी डाटा है। स्मिथ ने कहा कि जब 10 माह का बालक होगा तो केवल 1 शब्द का भंडार कर पाता है, 1 शब्द। 12 माह का होता है तो 3 से 5 शब्द का होता है। जब 2 वर्ष का होता है तो 100 से 200 शब्द हो जाते हैं। 3 वर्ष का होता है तो 896 शब्द हो जाते हैं। 4 वर्ष का बालक 1540 शब्द का भंडार करता है और 5 वर्ष का बालक 2072 शब्द का भंडार करता है और 6 वर्ष का बालक 2562 शब्द का भंडार करता है। मित्रों देखिए, ये जो डाटा आपको दिए जा रहे हैं ये किताबों में ऐसे डाटा एग्जिट दिया हुआ है। तो चूंकि आप जब
इनके सिद्धांत को पढ़ेंगे तो ये सब डाटा आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से सवाल कभी बनता नहीं है। लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो पूरा डाटा आपको लिखाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि यहां से अगर कभी सवाल बन भी जाए तो गलत ना हो, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं भैया यहां पर थोड़ा सा चॉम्स्की के सिद्धांत की, भाषा विकास के सिद्धांत की। अब अभी तक हम लोगों ने केवल बात इनके प्रकार की थी, अब हम लोग महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है चॉम्स्की का सिद्धांत। तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका जो सिद्धांत है वह 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, और पहला जो है चॉम्स्की का सिद्धांत, चूंकि यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और वाइगोत्स्की संज्ञानवादी थे, ये अधिगम वाले में जो विभाजन किया गया उसमें भी आपको दिखेगा। मैंने अधिगम की जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है उसमें भी आपको यह दिखेगा कि वाइगोत्स्की संज्ञानवादी है, क्योंकि इन्होंने संज्ञान के आधार पर दिया था, और चॉम्स्की जो है व्यवहारवादी है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि यह गेस्टाल्टवादी नहीं है, गेस्टाल्टवादी नहीं है मित्रों। तो ये गेस्टाल्टवाद से इनका संबंध नहीं है, यह बात याद रखिएगा, इनका संबंध गेस्टाल्टवाद से नहीं है। यह केवल व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने क्या दिया था, भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। और वाइगोत्स्की महोदय ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है मित्रों, उनके सिद्धांत का नाम आपको पता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। हम लोग इनकी बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, इसलिए इनकी बात हम लोग यहां नहीं करेंगे। इन्होंने कहा है कि बालक में जो विकास होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर होते हैं, और भाषा पर इन्होंने बल दिया कि बच्चे भाषा के द्वारा ही अपने ज्ञान का विकास करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। इन्होंने भी भाषा पर बल दिया, और इन्होंने किस पर बल दिया, भाषा पर बल दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों मनोवैज्ञानिकों ने भाषा को बल दिया। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लिया था, और इन्होंने सीधे भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। दोनों में यही एक मतलब समानता है, सिमिलरिटी है। तो उसी के आधार पर हम लोग बात किसकी करेंगे, नोआम चॉम्स्की की बात करेंगे। अब चूंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि नोआम चॉम्स्की अनुकरण पे बहुत बल देते हैं कि बच्चा जब भाषा विकास करता है तो सबसे ज्यादा वो अनुकरण पे बल देता है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि नोआम चॉम्स्की के अनुसार बालक भाषा सीखता है अनुकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से भाषा सीख रहा है, अनुकरण के माध्यम से। बच्चा यहां पे भाषा का प्रयोग करेगा, लेकिन किसके माध्यम से करेगा, अनुकरण के माध्यम से करेगा। क्योंकि आपको पता है कि चॉम्स्की एक भाषाविद है, मतलब भाषा के जानकार हैं। भाषा पर इन्होंने जो अपना मत दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। और एक बात और, इन्होंने ये कहा कि बच्चे को भाषा सिखाई नहीं जाती, बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है मित्रों। तो यहां पे देखिएगा, तीसरा पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत है कि चॉम्स्की के अनुसार बालक को भाषा सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति किसके अंदर पाई जाती है, बालक के अंदर। और बालक कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, सुन करके सीखता है, देख करके सीखता है। तो बालक जिन भाषाओं को सुनता है उसी को अनुकरण के माध्यम से बोलता है, सीखता है। तो किसके माध्यम से हो रहा है, अनुकरण के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो चॉम्स्की थे, चॉम्स्की ने भाषा विकास की प्रक्रिया में यह बताया कि बच्चे को भाषा सिखाई नहीं जाती, बल्कि यह उनकी क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति को उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किए हैं। अब देखिएगा, अगला पॉइंट है, इन्होंने एक रचना रची थी जिसका नाम है जेनेटिक ग्रामर थ्योरी। मैंने अभी रचना में पहले आपको दिखाया था कि इनकी 4 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से एक रचना है जेनेटिक ग्रामर थ्योरी दिया था। और इसी के आधार पर बताया था कि बच्चे भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से करते हैं। तो चॉम्स्की ने भाषा सीखने की मूल प्रवृत्ति को, जो बालक के अंदर मूल प्रवृत्ति होती है, उसको इन्होंने क्या बोला था, जेनेटिक ग्रामर थ्योरी बोला था। आपसे पूछा जाएगा जेनेटिक ग्रामर थ्योरी किसने दिया था, तो वो दिया था किसने, चॉम्स्की ने दिया था। अब देखिएगा, चॉम्स्की ने भाषा विकास के लिए एक एलईडी विकास के लिए एक एलईडी प्रस्तुत किया था।
एलईडी का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस। लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस, और इस डिवाइस के माध्यम से भी बालक के अंदर भाषा का विकास होता है। तो यहां पर पूछा गया कई बार सवाल है कि एलईडी का तात्पर्य क्या है और यह किसके लिए आया था। तो यह आया था किसके लिए, भाषा विकास के लिए, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस। और इसका मैंने एक प्रारूप भी तैयार किया है, मैं आपको आगे दिखाता हूं कि इनके प्रारूप में एलईडी का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये कहा कि परिवार में माता पिता बालक सब लोग होते हैं। परिवार से फिर क्या बनेगा, समाज बनेगा। समाज से बच्चा कहां जाता है, विद्यालय में जाता है, और विद्यालय में जाकर के सीधे वो क्या करता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। और अंतःक्रिया करेगा तो नए शब्दों को सुनेगा, और सुन करके वो क्या करेगा, इस एलईडी का निर्माण करके वह नए शब्द का उच्चारण करेगा। मित्रों, तो इससे वो किसके आधार पर कर रहा है, सुन करके कर रहा है। जब सुनेगा तो अनुकरण करेगा। तो याद रखना है, परिवार में बालक है, परिवार से समाज का निर्माण होता है, परिवार से समाज होगा, समाज से फिर विद्यालय में जाता है, विद्यालय से जाएगा कहां पे, वातावरण मिलेगा उसको, ढेर सारे बच्चों का वातावरण मिलेगा जहां पे शब्दों को वो सुनेगा, अलग अलग नए नए शब्द सुनेगा। आप देखते होंगे कि हमारे घर के बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय से जब वो आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा। बच्चा अपनी सारी बातें बताता है घर पे, और कुछ उसमें ऐसी भी बातें होती हैं जो उसे नहीं सीखनी चाहिए, बच्चा सीख के आ जाता है। हम लोग कहते हैं कि बेटा ये बात तुमने कहां से सीखी, तो वो कहता है कि हमारा एक दोस्त है, हमारे एक भैया है, ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे नए नए शब्दों को वो सुनता है, और नए शब्द को सुनेगा तो उसे सुनकर के अपने स्कीमा में इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करके क्या करेगा, नए शब्दों का वो उच्चारण करेगा, अर्थात अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा भाषा के माध्यम से। और इसी तरीके से इन्होंने एक एलईडी का निर्माण किया था। तो इसको याद रखिएगा, यही इनका क्या है, एलईडी चक्र है। और इससे भी चीजें समझ में आ जाती है। पहले परिवार होता है, परिवार के बाद समाज होगा, समाज के बाद विद्यालय, विद्यालय में जाएगा वातावरण, वातावरण में शब्दों को सुनेगा और एलईडी का निर्माण करके नए शब्दों का उच्चारण करेगा। मित्रों, तो इस तरीके से एलईडी का भी इन्होंने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। हम लोग अभी कहां पे थे, हम लोग अपने स्थान पे थे, वहीं पे आते हैं फिर से। नोआम चोम्स्की जो थे, नोआम चोम्स्की ने भाषा सीखने की मूल प्रवृत्ति जेनेटिक ग्रामर थ्योरी दिया था। यही बात चल रही थी कि चोम्स्की ने सीखने की जो मूल प्रवृत्ति को क्या बोला था, जेनेटिक ग्रामर थ्योरी, अर्थात बालक के अंदर जन्मजात प्रक्रिया होती है भाषा सीखने की, उसे सिखाया नहीं जाता, बच्चा खुद अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। अर्थात चोम्स्की का जो ये भाषा सिद्धांत आप लोगों ने देखा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई गई है। और इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीजें एक क्रमबद्ध रूप में देखा है। यहां पे देखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि भाषा का तीव्र गति से विकास किस अवस्था में होता है। सवाल देखिएगा यहां पे पूछा क्या जाता है। मित्रों, हम लोग थोड़ा सा सवाल पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कैसे बना एग्जाम में, उन क्वेश्चन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला सवाल यह बना है आपके एग्जाम में कि भाषा की तीव्र गति से विकास कौन सी अवस्था में होती है। भाषा का तीव्र गति से विकास किस अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है। तीव्र गति से विकास यदि पूछ लिया तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपके एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, यूपी टेट हरियाणा का पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान देना है। भाषा का तीव्र विकास किस अवस्था में होता है। तो मित्रों याद रखिएगा, यदि तीव्र विकास की बात कर ले तो तीव्र विकास सर्वाधिक मात्रा में शैशवावस्था में होता है। भाषा का तीव्र विकास पूछा जाए किस अवस्था में होता है,
तो शैशवावस्था में होता है। दूसरा सवाल देखिएगा, भाषा का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? सवाल ऐसे बने, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाषा का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में हुआ है? किस अवस्था में हुआ है? सवाल ऐसा बना, और इसको हम लोग देखिए, इसके 4 ऑप्शन बनाते हैं। शैशवावस्था में होता है, सवाल ये बनता है, शैशवावस्था दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। अब आपसे ये सवाल बना 3 और चौथा बना दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या लगेगा? बाल्यावस्था लगेगा। मित्रों याद रखिएगा, यदि सर्वाधिक विकास कर दे, भाषा का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में, तो लगाएंगे बाल्यावस्था, और तीव्र विकास पूछ दे तो लगाएंगे शैशवावस्था। ये 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तीसरा सवाल यह बना है कि भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक क्रम कितने चरणों में चलता है? भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक चरण भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 सवाल याद रखिएगा। भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक चरण, भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक क्रम कितने चरणों में है? तो पहला ऑप्शन लिखेगा 1, दूसरा में लिखेगा 5, तीसरा में लिखेगा 3 और चौथा में लिखेगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर मनोवैज्ञानिक क्रम कितने चरणों में है, तो मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा तो लगा देंगे 3 चरणों में है। और वो 3 चरण कौन कौन सी है? जिज्ञासा है, अनुकरण है, अभ्यास है। 3 चरण कौन कौन सी, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो 3 चरण का नाम दिया गया है, तो सबसे पहले होती है जिज्ञासा, अनुकरण, जिज्ञासा है, अनुकरण है, और तीसरे नंबर पर है अभ्यास। मित्रों याद रखिएगा, ये इनके 4 चरण है। आपको पता होगा जो मनोवैज्ञानिक क्रम है जिज्ञासा, चूंकि बच्चा जब जन्म लेता है शैशवावस्था में, प्रथम चरण जिज्ञासा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। शैशवावस्था की विशेषता है, बच्चा कैसा होता है? जिज्ञासु, हर वस्तु को जानने की इच्छा रखता है। ये क्या है, क्या से सवाल करता है। किसी भी वस्तु को देखेगा, पापा से पूछेगा पापा ये क्या है, पापा बताते हैं बेटा ये तो घड़ी है। वो पूछेगा घड़ी क्या है, बोलते हैं टाइम बताती है। कौवा देखेगा, पापा क्या है, कौवा है। तो इसके जो क्रम बनते हैं, प्रथम चरण पूछा जाए कौन सा है, तो प्रथम चरण, प्रथम क्रम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो प्रथम क्रम कौन सी होगी मनोवैज्ञानिक क्रम में? जिज्ञासा होगी, जिसे प्रथम चरण बोलते हैं। उसके बाद अनुकरण। अनुकरण जो होता है, इसमें मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनुकरण सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है कौन सा? तो यहां क्रम लिखें चाहे चरण लिखें, दोनों बात क्या है, सेम है। तो सबसे महत्वपूर्ण चरण अनुकरण, बच्चा अनुकरण कर करके भाषा विकास करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? अनुकरण। यहां पर भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से। यदि भाषा विकास में सवाल बनेगा तो वो बनेगा किससे? अनुकरण से बनेगा, जिज्ञासा से। और उसके बाद कौन सा? तीसरा चरण अभ्यास है।
जिसको अनुकरण करके देखेगा, उसी का बार बार पुनरावृत्ति करता, बार बार अभ्यास करता है। बार बार अभ्यास करने की प्रक्रिया, अर्थात बार बार जब अभ्यास करेगा तो भाषा का अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बार बार क्या करता है मित्रों, यहां पर बार बार पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति करता है मतलब बार बार पुनरावृत्ति करेगा तो भाषा का अस्थाई, भाषा को क्या कर देता है, अस्थाई कर देता है। अस्थाई का मतलब उस भाषा से अनुबंध जोड़ लेता है। और जब अनुबंध जोड़ता है मित्रों, जब अनुबंध जोड़ता है मित्रों, तो जाकर के भाषा अस्थायी रूप से उसके मस्तिष्क में बैठ जाती है, फिर दोबारा निकलने की नाम नहीं लेती है। तो इस तरीके से इन 3 चरणों को याद रखिएगा, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। और जिज्ञासा इसमें प्रथम क्रम है और अनुकरण इसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण है, और अभ्यास जो है बार बार पुनरावृत्ति करता है। तो इसको याद रखना है। ये चॉम्स्की के मनोवैज्ञानिक क्रम है जिसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था मित्रों। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा उसको एक बार फिर से देख लीजिए। पढ़ने का जो तरीका बताया गया था यहां पे, नोआम चॉम्स्की भाषा विकास सिद्धांत में पहले अर्थ पढ़ा और अर्थ के आधार पर भाषा का संकुचित अर्थ पढ़ा, भाषा का व्यापक अर्थ पढ़ा। संकुचित और व्यापक में अंतर बस इतना है कि इसमें मनुष्य द्वारा बोली गई सार्थक भाषा होती है। इसमें मनुष्य के साथ साथ जो व्यापक अर्थ है उसमें मनुष्य के साथ साथ आपने देखा पशुओं को भी, रेलगाड़ी की आवाज को भी देखा, रोड पे चलने वाली बसों की आवाज को देखा, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज को भी इसमें सम्मिलित किया। तो वो भाषा का क्या हो जाता है, व्यापक अर्थ। एग्जाम में सवाल पूछता है कि कौन सी भाषा सर्वश्रेष्ठ होती है, तो जो संकुचित भाषा होती है, जो मनुष्यों के द्वारा बोली जाती है, वही सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे समाज में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वह संकुचित अर्थ देने वाली भाषा को ही प्राथमिकता मिली है। उसके बाद हम लोगों ने बात किस पर किया था, चॉम्स्की के विकास की अवस्था पर बात किया था। और फिर अवस्था को मैंने आपको दिखाया था कि अवस्था यहां पर देखिएगा, अवस्था यहां पर इस तरीके से 2 भागों में विभाजित किया गया था और दोनों पे हम लोगों ने अच्छे से व्याख्या लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इनकी रचना की बात की थी, इनकी परिभाषा की बात की थी। रचना में इन्होंने अस्तु और स्विट महोदय का दिया था, और रचनाएं लैंग्वेज एंड माइंड, रिफ्लेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लिंग्विस्टिक थ्योरी और जेनेरिक ग्रामर थ्योरी यहां पर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने हमने आपको ये दिखाया था एलईडी, और एलईडी में आप लोगों ने देखा था कैसे भाषा विकास हो रहा है। पहले परिवार, समाज, विद्यालय, उसके बाद वातावरण के बाद नए शब्द को सुनता है, एलईडी का निर्माण करता है और नए शब्दों का फिर क्या करता है, उच्चारण करता है। यह भाषा विकास को प्रदर्शित करने वाला एक चक्र है। उसके बाद हम लोगों ने शब्दकोश की भी बात करी थी, और शब्दकोश के बाद हम लोगों ने स्मिथ के शब्दकोश की बात की थी। तो इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो मित्रों समाप्त हुआ, और उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, समझ में भी आएगा। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, और एक बात, इसे देख करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।